Hello friends, in this session we are going to discuss about the Harp of India, which is a well-known patriotic poem written by Henry Louis Vivian de Rosio, who is considered as the first Indian poet in English, and it is a poem which is written at the time when the poets never expressed their patriotic views in a direct way. Friends, this is an image of harp. Harp is a musical instrument. See the image which is taken from Wikipedia. This म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लक्ड। जिस तरह से हम गिटार बजाते हैं उसी तरह से हार्प की स्ट्रिंग से वॉइस आती है, और इस हार्प को यूज़ किया है पोएट ने एज अ सिंबल ऑफ व्हाट। इन द लास्ट लाइन द पोएट हिमसेल्फ सेज हार्प ऑफ माय कंट्री। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में, हम आगे समझते हैं लाइन बाय लाइन। उससे पहले मैं एक ब्रीफ शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने बचपन में लिया है, या अभी आपको किसी को शौक है गिटार बजाने का, वायलिन, सितार एट्सेट्रा, और वो आपने लिया बहुत शौक से है, आप उसको एक समय में अच्छा बजाते भी थे, लेकिन कुछ समय बाद आपको समय नहीं मिला, या आपका इंटरेस्ट चला गया, या आपको कोई टीचर नहीं मिला वैसा, तो आपने क्या किया, उसे एक स्टोर रूम में रख दिया या किसी कपबोर्ड में। अब उसकी स्ट्रिंग्स भी टूट गई, समय के साथ साथ रस्ट लग गई, और अभी उसको कोई बजा भी नहीं रहा है, उसमें से कोई साउंड भी नहीं आ रही। यहाँ पे हार्प जो है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया के पोइट्स को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, लिटरेचर को, आर्ट को, और वो कहीं खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश राज है, एंड पोएट ये उम्मीद करता है ताकि वो पास्ट ग्लोरी, पास्ट आन बान शान वो फिर से वापस लौट आए, एंड लेट हिम बी द वन टू बिगिन इट। हिम कौन? पोएट। जो पोएट हैं वो फिर से इस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम सोनेट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अभी आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, द पोएट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन इन अ सैड नोट कि वाई, क्यों ये जो हार्प है ये अकेली पेड़ की सूखी शाखा पे लटक रही है, जिसकी स्ट्रिंग्स टूट चुकी हैं। क्या ये हमेशा ऐसी रहेगी? अब ये कभी नहीं बजेगी, इससे मधुर संगीत कभी नहीं सुनाई देंगे? क्या ये इस सूखी शाखा पे लटकी हुई इस सूखी शाखा की तरह मुरझा जाएगी, डेड हो जाएगी एक दिन? यहाँ पे हार्प, जैसे हमने पहले बात की, किसको रेफ़र करती है? हमारे एंशिएंट आर्ट, कल्चर। और इसे कौन बजाता था? जो हमारे पोएट्स थे, जो लिखते थे, पोएम बोलते थे। तो रिच एंशिएंट हमारा कल्चर है, तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि ये अभी कोई नहीं बजा रहा है, मतलब ये पोएम कोई नहीं पढ़ रहा है। इंडिया का कल्चर, इंडिया का जो आर्ट है, कला है, इसको कोई नहीं अभी क्रिएट कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन के साथ क्या ये अभी ख़त्म हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अभी ब्रिटिश राज है, तो इसमें क्यों नहीं वो मतलब डेवलप हो रहा है, क्यों विकसित नहीं हो रहा है फिर से? तो आगे समझते हैं। पोएट कहता है कि जो म्यूज़िक, जो साउंड्स इससे निकलती थी, इस हार्प से, वो एक समय में कितनी मधुर थी, मेलोडियस थी, बट नाउ सिंस नोबडी प्लेज इट, अब इसको कोई बजाता नहीं है, मतलब कोई इस तरह की मधुर ध्वनियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये साउंड्स किसी को भी अभी सुनाई नहीं दे रही हैं। इवन जो हवाएं हैं जब इसकी स्ट्रिंग्स को टकराती हैं तो भी इसमें से म्यूज़िक नहीं आ रहा है, मतलब इतनी पैथेटिक कंडीशन में वो अभी पड़ी हुई है। जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके पास अगर कोई गिटार है या कोई वायलिन है, कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी जिसको आपने बड़े शौक से लिया था, एक समय उसमें से ध्वनियाँ निकलती थी, लेकिन अभी वो टूटा फूटा, बिना स्ट्रिंग्स के, टूटी स्ट्रिंग्स के साथ पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर धूल मिट्टी जमा है। जो खामोशी है, जो उसके साउंड प्रोड्यूस ना होने की वजह से वहाँ पे छाई हुई है, वो इस हार्प को मृत्यु के नज़दीक लेती हुई जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो वर्ड्स नेग्लेक्टेड, ये जो शब्द हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में वो हार्प इस समय हैं। मीन्स जो हमारे भारत का आर्ट, कल्चर, इतिहास, प्राचीन, जो कि जैसे हम सब जानते हैं कि वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स कितनी हमारी सभ्यता फली फूली, वो सब अभी फिर से मतलब मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। उसकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहा? क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी है वो अभी चुप बैठी है। किसके डर से? ब्रिटिश राज के अधीन है, उसका जो रूल है उसने इन सब चीज़ों को दबा के रखा है। और अभी यह रेत में एक पुराने मॉन्यूमेंट की तरह, स्मारक की तरह, महल की तरह टूटी फूटी हुई इस तरह से बिखरी पड़ी है, जहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है, कोई जिसकी वॉइस को सुन नहीं रहा है, कोई इसको लिख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, और उसको कोई ध्यान में नहीं दे रहा है। इतनी पैथेटिक कंडीशन में वो इस समय है। रूइंड मॉन्यूमेंट हेयर सिंबलाइजेज द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द नेशन, जो हम खो चुके हैं, आन बान शान, ठीक है, जो कि पहले हुआ करती थी एक भव्य स्मारक की तरह।
और इसकी हालत अभी बहुत ही दयनीय है। Friends, as of now, poet talks about the pathetic condition of harp which lies in a brutal silence. हमने देखा कि किस तरह से किस कंडीशन में वो भी है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें शिफ्ट देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द पोइट्स। पोइट का कहना है कि जो उनसे पहले कवि रह चुके हैं उनका जो वर्क था वो काफ़ी ही शानदार था, बहुत शानदार था, इनसे तो कहीं अधिक गुना शानदार है। और ये मीन्स अपने आप से उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो पोइट्री थी वो बहुत ही अच्छी थी, उनका जो नाम था वो इनसे कहीं ज़्यादा गुना अधिक है। उनका जो अमर वर्क है, आर्ट वर्क है, वो आज भी ज़िंदा है। वो हमें कब देखने को मिलता है? जब उनकी ग्रेव्स के ऊपर फूल चढ़ाए जाते हैं। मीन्स वो आज भी खिल रहे हैं, वो पोइट आज भी मरकर भी जिंदा हैं। दे आर इमोर्टल। वो अपनी मृत्यु के बाद भी जी रहे हैं। एज द फ्लावर्स स्टिल ब्लूम ऑन देयर ग्रेव्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर रीथ वर्ड देख रहे होंगे, रीथ सेरेमनी। जैसे आपने देखा होगा कि शहीदों के सम्मान में जब उन्हें फूलों की माला चढ़ाई जाती है उसे रीथ कहा जाता है, इस तरह की वो होती है। तो ये आपने देखी होगी। तो इस तरह की जब समय समय पर इन पोइट्स की ग्रेव के ऊपर ये सब फूल चढ़ाए जाते हैं तो मीन्स ये मर के भी ज़िंदा है, ये अमर हैं। तो ये इनका आर्ट ही है जिन्होंने अभी तक इनको ज़िंदा रखा है। तो इतने महान पोइट्स की वो बात करते हैं कि ऐसे ऐसे पोइट हुए हैं जो मेरे से भी काफ़ी महान हैं, आज मरकर भी ज़िंदा हैं। अब ये पोइट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो मरकर भी ज़िंदा हैं, उनके आर्ट की इतनी वैल्यू है, इतनी ताकत है, तो फिर वो क्यों खो गया है। इसलिए पोइट ये खुद से एक स्टेप लेना चाहते हैं कि उनकी ये बहुत ही इच्छा है, डिज़ायर है कि वो उनके वर्क्स को फिर से रिवाइव करे इस तरह से जिससे इंडिया की लोस्ट ग्लोरी है वो फिर से लौट के वापस आए। एंड लेट हिम बी द वन टू बिगिन इट। तो लास्ट लाइन में पोइट कहते हैं, हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, कि मैं इस चीज़ की फिर से शुरुआत करता हूँ, जो खोया हुआ आर्ट एंड लिटरेचर है उसको फिर से वापस लाने की कोशिश करता हूँ। द पोइट विशेज टू रिवाइव द ग्लोरी ऑफ द लॉस्ट पास्ट एंड वांट हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट वन टू स्ट्राइक दैट नोट, देयरफॉर द पोएम एंड्स विद द होप ऑफ रिन्यूअल। सो फ्रेंड्स, ये हमने पोएम डिस्कस की, कोशिश की मैंने समझने की, समझाने की। आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।